हेलो, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड में। एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं क्लास 10th की हिस्ट्री की, भारत में राष्ट्रवाद, जिसका पार्ट नंबर है 4। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड नाम से जो चैनल था, उसका हमने नाम बदलकर पॉलिटिकल सर कर दिया है। इसलिए आपको याद रखना है कि अब आपको पॉलिटिकल सर के द्वारा ही क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारा, क्लास 10th की हिस्ट्री है। लोगों ने आंदोलन को में हिस्सा क्यों लिया, किस प्रकार से लोगों ने समझा कि ये आंदोलन में हमें क्यों जुड़ना चाहिए। आंदोलन में समाज के विभिन्न स्तर के लोग जुड़े थे। इन सब की आकांक्षाएं मतलब इच्छा कुछ अलग अलग थी। आंदोलन में शामिल होने वाले समाज में के विभिन्न लोग थे, जैसे संपन्न किसान मतलब अमीर किसान, जिन्हें गुजरात में पट्टीदार या उत्तर प्रदेश में जाट कहा जाता है। इनके लिए स्वराज की लड़ाई थी, भारी लगान के विरुद्ध थी लड़ाई। ये क्यों अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, क्यों आंदोलन से जुड़ रहे थे ये। इनका मानना था कि अंग्रेज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या ब्रिटिश सरकार हट जाएगी तो हमारी भारी लगान जो है हमें कम देनी पड़ेगी। जो इन्हें टैक्स ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था वो इन्हें कम देना पड़ेगा। 1931 में आंदोलन वापस ले लिया गया, बिना लगान के दाम घटे हुए, जिसके कारण ये निराश हो गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी ने तो दोबारा आके आंदोलन शुरू कर दिया था लंदन से गोलमेज सम्मेलन के बाद, लेकिन ये दोबारा आंदोलन से नहीं जुड़े। अब देखते हैं गरीब किसान, एक तो हमारे हो गए संपन्न किसान अमीर किसान, दूसरे हो गए गरीब किसान के जुड़े। स्वराज के लिए अर्थ इनका क्या था कि लगान में कमी हो, इनके लिए भी टैक्स में कमी हो। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके पास जमीन नहीं होती है, वे जो काम जो करते हैं इन जमींदारों की ही जब भूमि पर काम करते हैं, जिनके बदले इन्हें किराया देना पड़ता है। लेकिन जब फसल ही इनकी बिक नहीं रही है, फसल खराब हो गई तो इन्हें किराया कहाँ से देंगे। तो इनका कहना था कि मांग थी कि हमारा किराया माफ़ कर दिया जाए और लगान में भी कमी आए। व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग क्यों जुड़ रहा था, इनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था। यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ सबके लिए स्वराज का जो अर्थ है सबके लिए अलग अलग है। किसी को लगान में कमी चाहिए तो किसी को किराया माफ़ चाहिए। इनके लिए क्या था स्वराज का अर्थ, अपने कारोबार को फैलाने के लिए औपनिवेशिक नीतियों की समाप्ति, विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा, विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव जिससे आयात में कमी आए। ये इनका मेन जो मकसद था इन 3 पॉइंटों में, एक आप कह सकते हैं कि इन्हें अपना व्यापार बढ़ाना था। पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। अब आंदोलकों को एक फाइनेंशियल हेल्प भी तो चाहिए जिसके द्वारा आंदोलन चल सके, तो वो कौन प्रदान कर रहे थे, वो ये व्यापारी लोग ही कर रहे थे। अधिकतर व्यापारी स्वराज को ऐसे युग के रूप में देख रहे थे कि जिस युग में कारोबार या फिर उनका उद्योग औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, मतलब सरकार उन पर पाबंदियां नहीं लगाएगी और उनका व्यापार बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी उनके व्यापार में। आंदोलन वापसी के बाद अब गांधी ने, मैंने आपको बताया था जैसे अभी हमने पढ़ा कि गांधी जी तो आंदोलन वापस ले लिया, तो आंदोलन वापसी के बाद व्यावसायिक वर्ग भी उत्साह मंद पड़ गया और वह भी इसके साथ नहीं जुड़े, दोबारा बहुत कम लोग जुड़े। अब औद्योगिक श्रमिक मजदूर, औद्योगिक श्रमिक मतलब मजदूर, मतलब वह लोग जो इनकी व्यावसायिक वर्ग मतलब कि इन उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे। औद्योगिक मजदूरों ने नागपुर में ही बड़ी संख्या में, आपको देखना है यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इसमें जो था केवल नागपुर में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे मजदूर कांग्रेस के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अन्य किसी क्षेत्र में मजदूरों ने भाग ही नहीं लिया था इस आंदोलन में। क्यों नहीं लिया था देखते हैं। आंदोलन में श्रमिक इसलिए नहीं जुड़े थे क्योंकि उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे और वैसे वैसे मजदूर कांग्रेस से दूर जा रहे थे। आपको ये देखना है कि जो, अब आपको देखना है कि जो इसमें, क्योंकि इन ये किसका विरोध कर रहे हैं, ये तो विरोध इनका उद्योगपतियों कर रहे हैं और ये तो इस कांग्रेस के साथ है पहले से ही। अगर कांग्रेस इनका विरोध करती है तो ये कांग्रेस का से अपना जो है समर्थन वापस ले लेंगे, और ये सबसे बड़ी जो है इन्हें हेल्प दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक रूप से मदद कर रही है आंदोलन को। ये इन्हें कैसे जाने दे सकती है। इनके लिए अर्थ क्या था, औद्योगिक मजदूरों के लिए स्वराज का, औद्योगिक श्रमिकों ने गांधीवादी विचारों को अपनी इच्छाओं से जोड़ लिया था, कम वेतन और खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था इन्होंने गांधी जी के आंदोलन को। कांग्रेस भी अपने आंदोलन में श्रमिकों की मांगों को शामिल करने से हिचकिचा रही थी। उन्हें डर था कि कभी जो उद्योगपति हैं ये हमारे आंदोलन से अपना सहयोग वापस ना खींच लें, क्योंकि वो तो उन्हें आर्थिक मदद दे रहे थे ना। अगर आर्थिक रूप से उन पे मदद नहीं मिलेगी तो आंदोलन कैसे चलेगा। अब देखते हैं महिलाओं में आंदोलन।
महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जुड़ी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। शहर में ऊंची जाति की महिलाएं आंदोलन में शामिल थीं। ग्रामीण इलाकों में वहीं संपन्न किसान, मतलब कि संपन्न किसानों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। इनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था? गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अब अपना पवित्र दायित्व दिखाई दे रहा था। इनका मानना था कि अब हमारा जो कर्तव्य है केवल घर की चार दीवारों के बीच रहकर परिवार का पालन करना नहीं, परिवार को, बच्चों को पालन पोषण करना नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना भी है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे गांधी जी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है महिलाएं केवल घर में नहीं रहेंगी, बाहर कार्य करेंगी। वे अब भी चाहते थे कि महिला जो घर में काम करे, बच्चों को पालन पोषण करे, परिवार की सुख सुविधाएं प्रदान करे। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं। इसका मतलब ये है कि आपको सीमाएं का मतलब कि किस प्रकार सीमित था, कहाँ कहाँ यह आंदोलन के लोग क्यों नहीं जुड़े थे, इसमें बहुत से लोग जुड़े भी नहीं थे। सविनय आंदोलन समाज के कुछ समुदायों के प्रभावकारी नहीं था, जैसे दलित और मुसलमान। दलित वह लोग जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पिछड़े थे अन्य समाज के लोगों से। 1930 से पूर्व दलितों को अछूत कहा जाता था। अछूत मतलब जो छूने योग्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से देखना है। दलितों ने आंदोलन को सीमित समर्थन किया। क्यों किया इन्होंने कम समर्थन क्यों किया? कि कांग्रेस अधिक समय से दलितों पर ध्यान दिया ही नहीं था। कांग्रेस किसके साथ थी? उद्योगपतियों के साथ थी, बड़े बड़े किसानों के साथ थी। दलितों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। पार्टी में रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था, रूढ़िवादी जो पुरानी सोच को मानते हैं, पुरानी परंपराओं को मानते हैं। वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो समाज में कुछ लोगों को बड़ा समझते हैं, कि कुछ पंडित हैं, कुछ पंडित से नीचे जात के हैं, मतलब जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, समर्थन करते थे, वो लोग थे कांग्रेस में बड़ी संख्या में। सनातन पंथी मतलब कि हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे। समर्थन वापस लेने के डर से कांग्रेस दलित वर्गों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। कभी ये जो कांग्रेस में बड़ी संख्या में कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि संख्या तो आंदोलन में इनकी ज़्यादा थी, तो इनके समर्थन खो जाने के डर से कांग्रेस ने भी दलितों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त किए बिना हम 100 वर्षों से भी स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन बताया, अर्थात हरिजन मतलब कि ईश्वर की संतान बताई। बहुत सारे दलित नेता अपनी समस्या का अलग हल ढूंढ रहे थे, कि हम स्वयं अपनी समस्या का हल ढूंढ लेंगे, हमें किसी भी कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। दलित नेताओं का ऐसा मानना था। दलित नेताओं की मांग क्या थी? कि इन्हें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण मतलब कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। ये दलित लोग वही हैं जो वर्तमान समय में ओबीसी एसटी एससी समाज के लोग होते हैं। में इनका मानना था कि हमें जो शिक्षा स्थानों में आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में अलग से चुनाव हो। इनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता मतलब सामाजिक पिछड़ापन केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही हल हो सकता है। उपरोक्त सभी कारणों के कारण, मतलब ऊपर जितने भी हमने आपको कारण बताए हैं, इनके कारण ही दलितों ने आंदोलन में कम संख्या में हिस्सा लिया था। डॉक्टर अंबेडकर, आपको याद रखना है कि इसमें दलितों वाले में आपको याद रखना है डॉक्टर अंबेडकर जो थे। आपको एक क्वेश्चन बताना चलो मैं, कि आपको एक बताना है कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में किस पद पर कार्यरत थे? 1930 में दलितों के ने दलित वर्ग एसोसिएशन शामिल किया और दलित वर्गों की मांगे उठाई। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली थी कि उन्हें एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, जहां पर केवल वही उनके दलित समाज के लोग खड़े हों और दलित वर्ग की वोट डालें। गांधी जी ने इसका विरोध किया, अनशन पर बैठ गए गांधी जी। क्यों बैठे? कि उनका मानना था कि अगर हम इन्हें अलग से एक क्षेत्र दे दें चुनाव लड़ने के लिए, इससे अन्य समाज के धर्म के लोग आपत्ति उठाएंगे और जिसके कारण आंदोलन मंदा हो जाएगा, इसमें लोग विरोध करेंगे। अंततः अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। पुणे पैक्ट क्या था? यह एक समझौता किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। इसके अंतर्गत समझौते के दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी, लेकिन उनको जो मतदान होता है वो जैसे होता है सामान्य क्षेत्रों में वैसा ही होना था। अब देखते हो मुस्लिम संगठन क्यों इनमें सीमित
भाग दे रहे थे। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति विशेष सहयोग नहीं दिखाया था। सहयोग क्यों नहीं दिखाए थे मुसलमान अधिक? गांधी जी के द्वारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन वापस ले लेना। अब मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया था खिलाफत आंदोलन के साथ मिलके, गांधी जी ने हिंसा के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण वापस ले लिया था। इससे जो मुसलमान थे वे निराश हो गए थे। 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू धार्मिक संगठनों से काफी करीब आने लग गई, तो मुस्लिम दूर होने लग गए थे। बहुत से लोग मुसलमानों को अल्पसंख्यक, मतलब कि अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है कि जिनकी संख्या कम हो। मुस्लिम नेता और लोगों को भय था कि कहीं हिंदू बहुसंख्यक, क्योंकि भारत में तो हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी उस समय, हिंदू बहुसंख्यता के कारण अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान ना खो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। इसको भी मैंने अगर थोड़ी आसान शब्दों में लिख रखा है कि समाज के सभी समुदायों को आंदोलन से कैसे जोड़ा गया। एक किसी भी आंदोलन से जोड़ने के लिए समाज लोगों को कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जिसके द्वारा सभी पर आम सहमति बने। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कैसे उत्पन्न किया गया, आपको इस पे देखना है। इस टॉपिक में मेन फोकस इस पे रखना है इस पे। जब किसी देश या राष्ट्र के लोग कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं भारत में लोगों के, तो राष्ट्रवाद या फिर उन आंदोलन एक खड़ा हो जाता है। भारत में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई? संयुक्त संघर्ष, क्योंकि जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही थी भारत की जनता का, वो तो नहीं देख रही थी ये हिंदू या मुसलमान है, वो तो सबका शोषण बराबर शोषण कर रही थी। सांस्कृतिक प्रक्रिया के द्वारा जो कांग्रेस में नेता थे विभिन्न, उन्होंने अपने अपने धर्मों के लोगों से बात की, उन्हें समझाया। इतिहास व साहित्य के द्वारा लोगों में चेतना जताई गई राष्ट्रवाद के प्रति। लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीकों के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की गई। 20वीं सदी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर प्रथम बार बनाई। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के चित्र बनाया था। लोगों में राष्ट्रवाद भारतीय लोक कथाओं के द्वारा मजबूत की गई। जो भारत की प्राचीन कथाएं थी उनको लोगों को उसके द्वारा भी राष्ट्रवाद के प्रति मजबूत किया जा रहा था लोगों का। जैसे एग्जाम्पल पे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। चिन्ह और प्रतीकों के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया जा रहा था। एग्जाम्पल जैसे बंगाल में चिन्ह प्रतीकों के द्वारा, मतलब सिंबल्स के द्वारा भी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया जा रहा था। मैंने कुछ फोटोज ली हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। तिरंग एग्जाम्पल पे उन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय तिरंगा झंडा बनाया गया। इसमें जो रंग था वो हरा, पीला और लाल था। इससे कमल के फूल की 8 पत्तियां और हिंदू मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता अर्धचंद्र था। 8 पत्तियां जो थी इस झंडे में, जो इंडियन फ्लैग बनाया गया था बंगाल में, 8 पत्तियों में ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रदर्शित करते थे। आपको बताना है कि आज आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इस कि जो वर्तमान में भारत में का जो झंडा है उसमें अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। ये देखिए, ये जो चित्र बनाया गया था भारत माता का, इसमें भारत माता को शिक्षा का, भोजन का देते हुए दिखाई दे रही है। जैसे इसमें लिख रखा है शिक्षा, भोजन, कपड़े दे रही हैं। एक हाथ में माला है, सन्यासी गुण को भी दिखाती हैं। ये देखिए, ये बाल गंगा तिलक है। इन्होंने भी देश के विभिन्न समाजों को एकजुट करने के लिए एक ये चित्र बनाया गया था। इसमें आपको देखिए मंदिर दिख जाएगा, इसमें आपको मंदिर दिख जाएगा, ताजमहल दिख जाएगा, आपको नीचे मस्जिद दिख जाएगी, चर्च दिख जाएगा, और भी आपको अपनी एनसीईआरटी में दिखेगा आपको क्लियर से, बहुत ही अधिक आपको धार्मिक सिंबल्स दिख जाएंगे एक ही चित्र में। इसका मतलब क्या है? हम सब एक हैं। भारत में बेशक धर्म अनेक है, लेकिन भारत एक है, भारत के लोग एक हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के हाथ में एक पुस्तक है, इसमें भारत माता और का चित्र बना हुआ है। ये नक्शे में भारत के, जो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो बंगाल में स्वराज्य आंदोलन के समय जो झंडा बनाया गया था उसमें 8 पत्तियां हैं, ये रही आप गिन सकते हैं। वैसे कि ना अर्धचंद्र, इसमें चांद भी है और सूरज भी है जो हिंदू मुसलमान को दोनों को दिखाता है, और ये पत्तियां हैं जो हमारे राज्य को दिखाती हैं।
ये भारत माता की चित्र है जो यहाँ पे आपको भारत माता दिख जाएगी अपना देश का झंडा लिए हुए, और हाथी दिख जाएगा जो कि यहाँ पे शक्ति का प्रतीक है, और जो शेर है वो शासन का प्रतीक है। 1931 गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया, इसका रंग लाल सफ़ेद हरा था, जैसा हम जानते ही हैं। लेकिन उस समय जो गांधीवादी, जो हमारे वर्तमान झंडे में बीच में अशोक चक्र है, उसके स्थान पर गांधीवादी प्रतीक चरखा हुआ करता था। आप गूगल पर सर्च भी करके देख सकते हैं कि वो जो गांधीवादी प्रतीक चरखा था वो स्वावलंबन का प्रतीक था। भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या के द्वारा भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जा रही थी। कांग्रेस ने लोगों के असंतोष परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का भी प्रयास किया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों का खिलाफ बढ़ता गुस्सा भी विभिन्न भारतीय समूह ने एकजुट करा। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप हमारी वीडियो पे अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट, कोई आपका क्वेश्चन है तो हमारे से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।